उस रात बीजिंग की बस नंबर 375 में कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई समझ नहीं सका। लोग कहते हैं कि बसें हमें मंजिल तक पहुंचाती है, पर उस रात इस बस ने अपने यात्रियों को कहां पहुंचाया। एक साधारण सफर पर निकला 18 साल का सी जिन बस इस उम्मीद में चढ़ा था कि वो सही सलामत अपने घर तक पहुंच जाएगा, लेकिन उस सफर में जो उसने देखा और अनुभव किया वो आपकी सोच से परे है। इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि ये घटना आपको अंदर तक हिला देगी। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सी जिन पिन है। प्यार से लोग मुझे सेफ्टी पिन बोलते हैं। मैं एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में काम करता हूँ, जो कि एक बड़ा सा मॉल में है, जो रात में जाकर बंद होता है। मुझे सेफ्टी पिन बुलाने का कारण मैं बहुत सेफ्टी में रहता हूँ। बिना सेफ्टी इक्विपमेंट से काम नहीं करता। मुझे चोट लगने से बहुत डर लगता है। बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के मैं काम नहीं करता, मना कर देता। दुकान का मालिक मुझ पर बहुत भरोसा करता है, क्योंकि मैं सबसे अच्छा और जल्दी काम कर देता हूँ। इसलिए वो मालिक ने मुझे नाम दिया था सेफ्टी पिन। अब वो भयानक रात का कहानी सुनाता हूँ। वो दिन था 14 नवंबर 1995 का। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे अजीब और खौफनाक दिन था। बीजिंग में नवंबर का महीना सर्दियों की शुरुआत का होता है, और उस रात ठंड अपने चरम पर थी। हल्की हल्की धुंध ने पूरे शहर को घेर लिया था, जैसे कोई अदृश्य ताकत हर कोने में फैल रही हो। मुझे रात के समय काम से वापस अपने घर सियांग सन जाना था, और हर रोज की तरह मैंने बीजिंग की प्रसिद्ध बस नंबर 375 पकड़ने का फैसला किया। समय था रात का 11। तब बस अपने स्टॉप पर आकर रुकी। इस स्टॉप से आगे के 7 स्टॉप के बाद मेरा स्टॉप आएगा, और वो आखिरी स्टॉप और ये आखिरी बस था इस रूट पर। मैंने जल्दी जल्दी बस में चढ़ा। बस के अंदर ज्यादा भीड़ नहीं था, और मुझे उम्मीद थी कि ये सफर आराम से कटेगा। मैंने बस में चढ़कर देखा कि ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा कुछ ही यात्री थे। एक बूढ़ी औरत आगे की सीट पर बैठी थी। उसकी सफेद बालों वाली झुर्रियों से भरी शक्ल उसकी लंबी उम्र के अनुभवों को साफ बयां कर रही थी। उसके बगल में एक युवा कपल बैठा था, जो आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। फिर मुझे लगा, काश मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होती, मैं उससे बात करता। ये सोचते वक्त मेरे हाथ को एक लड़की ने पकड़ा। मैंने नजर ऊपर की। ये तो कंडक्टर वाली औरत है। मैंने मुस्कुरा के आखिरी स्टॉप का टिकट करवा लिया। वो भी हंसते हुए टिकट देकर चली गई, आगे अपने सीट पर बैठ गई। टोटल अभी 6 लोग थे बस पर। मैं, वो बुढ़िया और वो प्रेमी जोड़ा, और बस ड्राइवर और महिला कंडक्टर। और इंतजार खत्म। बस का टाइम हो गया और कोई नहीं चढ़ने वाला था इस स्टॉप पर। फिर कंडक्टर ने सीटी बजाई और इशारा किया ड्राइवर को। बस का सफर शुरू होता है। जैसे ही बस ने स्टार्ट लिया, मेरी नज़र खिड़की के बाहर चली गई। बीजिंग की सर्द रात और खाली सड़कें किसी भूतिया शहर जैसा महसूस करवा रही थी। खिड़की से बाहर देखने वाला दृश्य एकदम शांत और ठंडा था, मगर फिर भी मुझे अंदर ही अंदर कुछ बेचैनी महसूस हो रही थी। बस ज्यादा तेजी से भी आगे नहीं जा सकता, क्योंकि सामने से धुंध इतना घना था कि 2 फीट से ज्यादा आगे कुछ नहीं दिख रहा था, और बस अपनी इंजन की आवाजों के साथ आगे धीरे धीरे बढ़ रही थी। बस लगभग आधे घंटे से चल रही थी, और मैंने देखा कि यात्रियों में कोई खास हलचल नहीं हो रही थी। सब अपनी ही धुन में थे। तभी बस अचानक से एक छोटे से स्टॉप पर रुकी। ये मेरे स्टॉप से 5वां स्टॉप था। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वहाँ 3 लोग खड़े थे। उनकी शक्लें साफ नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि धुंध उतना ज्यादा था, लेकिन उन्होंने पारंपरिक पुराने किस्म के चीनी पोशाक पहने हुए थे। 2 आदमी बीच में एक तीसरे व्यक्ति को सहारा देकर खड़ा कर रहे थे, जो शायद बीमार था, क्योंकि वो लड़खड़ा कर चल रहा था। उसके बहुत लंबे बाल थे, जिससे उसका चेहरा छिपा हुआ था। बस के दरवाजे खुले और वे तीनों अंदर पिछले वाले दरवाजे से आए। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा,
बस चुपचाप बस के पीछे वाले सीट पर गए और उसी पोजीशन में बैठ गए। दो लोग उस एक बीच वाले लंबे बालों वाले आदमी को सहारा देते हुए बैठे थे। उसका सर नीचे झुका हुआ था और उसके लंबे बाल उसका चेहरा ढके हुए थे। जब वो लोग अंदर बैठे तो माहौल अचानक बदलने लगा। बस के अंदर एक अजीब सी ठंडक फैल गई जो बाहर की ठंडक से बिल्कुल अलग थी। ऐसा लगा जैसे हवा में किसी अदृश्य ताकत की मौजूदगी हो। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और इस अजीब बदलाव को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बूढ़ी औरत बार बार उन 3 लोगों की तरफ देख रही थी और मुझे भी देख रही थी। उसके चेहरे पर चिंता और डर की रेखाएं उभर आई थी। वो कुछ फुसफुसा रही थी, पर उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मैं कुछ समझ नहीं पाया। फिर वो धीरे से उठी और वो बुढ़िया बस कंडक्टर वाली औरत के पास गई और कान में फुसफुसाती हुई मेरी ओर देख रही थी और वो कंडक्टर भी मेरी ओर देख रहे थे। ये देख मुझे थोड़ा अजीब लगा, ये दोनों मुझे क्यों घूर रहे थे। तभी बस अगले स्टॉप पर रुकी और वो प्रेमी जोड़े वहां उतर गए और वो बुढ़िया अपने सीट पर ना बैठकर मेरे पीछे वाले सीट पर आकर बैठी और बार बार पीछे मुड़ के घूर रही थी और आगे देख रही थी, पर कुछ नहीं कर पा रही थी, जैसे वो किसी चीज से परेशान हो। कुछ मिनटों के बाद अचानक वो बूढ़ी औरत मेरी ओर घूरने लगी। उसकी आंखें गुस्से और डर से लाल हो गई। उसने अपनी उंगली मेरी ओर तानते हुए कहा, तूने मेरा पर्स चुरा लिया। उसकी आवाज बस के अंदर गूंजने लगी और सबकी नजरें मेरी तरफ मुड़ गई। मैं एकदम चौंक गया। मैंने कोई पर्स नहीं चुराया था, मैं तो बस अपनी जगह चुपचाप बैठा था। मैंने उससे कहा, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आपका पर्स आपके पास ही होगा या फिर कहीं आप गिरा दिए होगे। लेकिन वो मुझ पर इल्जाम लगा रही थी। उसकी आवाज अब और भी तेज हो गई थी। कंडक्टर को भी इस ड्रामे में दखल देना पड़ा। उसने बूढ़ी औरत को समझाने की कोशिश की कि मैं सामने की सीट पर बैठा था, तब इसलिए मैं उसके पर्स तक नहीं पहुंच सकता था। लेकिन वो बूढ़ी औरत कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। आखिरकार उसने कहा कि हमें अगले स्टॉप पर उतरना होगा ताकि वो मुझे पुलिस स्टेशन ले जा सके मेरे खिलाफ कंप्लेंट करने। मैं सहमा हुआ था, डरा हुआ था। ये औरत लोग हमेशा लड़कों पर झूठा आरोप लगा के जेल भिजवा देती हैं। मेरा करियर अब तो गया इस झूठे केस में, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। पर मैंने सच में कुछ नहीं किया था। उसका कॉन्फिडेंस था पुलिस को कुछ भी सबूत नहीं मिलेगा और मैं पुलिस से छूट जाऊंगा आसानी से। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था इस बुढ़िया पर। इतनी उम्र होकर भी कैसे नीच काम कर रही है। मैं उसका पोता समान हूँ और ये कैसा फालतू के इल्जाम लगा रही है। मैंने भी कह दिया गुस्से में, आखिर कौन सा पुलिस स्टेशन चल रहा है, चलो, मैं बेकसूर हूँ, आराम से मैं प्रूफ कर सकता हूँ। और वो बुढ़िया बोली, हाँ हाँ चल देखते हैं क्या होता है। कंडक्टर ने भी कहा कि अगर यही सुलह है तो हमें उतरना चाहिए। बस अगली बार एक सुनसान स्टॉप पर रुकी और वहाँ बूढ़ी औरत और मैं नीचे उतर गए। बाकी लोग बस में बैठे रहे और बस धीरे धीरे आगे बढ़ गई। वहां से मेरा घर और 16 किलोमीटर का था और ये आखिरी बस था। अब मुझे सुबह जाकर ही बस मिलेगी। शिट, अब मैं कहाँ फंस गया। आज मैं घर तक ही नहीं जा सकता। मैं बहुत गुस्से में था उस बुढ़िया पर, बहुत ही गुस्सा आ रहा था मुझे। जैसे ही बस हमारी नजरों से ओझल हुई, मैंने बूढ़ी औरत से पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई? यहाँ तो कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। उसने कुछ पल के लिए चुप्पी साधी और फिर कांपती आवाज में कहा, मैंने तुझे बचाने के लिए ऐसा किया। बचाने के लिए? क्या मतलब? मैंने पूछा। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में गहरा डर था। उसने धीरे धीरे कांपते हुए कहा, जो 3 लोग बस में पीछे बैठे थे ना, वो इंसान नहीं थे। जब बस में हवा चली, उनके कपड़े उड़े और मैंने देखा कि उनके पैर नहीं थे और वो तीसरे आदमी का बाल उड़े थे। उसका कोई चेहरा नहीं था। वो 3 भूत थे।
वो 3 भूत थे। उसकी बातें सुनकर मेरी पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे दिमाग में सवालों का अंबार लगा हुआ था। क्या वो सच कह रही थी? क्या मैंने सच में मौत को बहुत करीब से देखा? मैंने उससे पूछा, तुमने कंडक्टर और ड्राइवर को क्यों नहीं बताया? वो औरत कांपते हुए बोली, मैंने बताया था, इसलिए मैं एक बार तब बीच में कंडक्टर के पास गई थी और उन तीनों के बारे में बताया था, पर किसी ने मेरी बात को ध्यान नहीं दिया। सबने मुझे पागल समझा। वो कंडक्टर बोली कि उस टब के पास कई सारे थिएटर हैं। ये नाटक मंडली में नाटक करके लौटे होंगे और अंत में शराब पी रखी होगी, इसलिए उनका हाल ऐसा है। और बस ड्राइवर बोला, ये बस आखिरी बस है इस रूट पर हमारा फर्ज बनता है इन्हें ले जाना। इन्हें हमें उतार नहीं सकते। अगर ये बस छूट गया उनका तो और कोई बस नहीं मिलेगा। मैं हताश होकर अपने सीट पर ना बैठकर तुम्हारे पीछे आकर बैठी। मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ वो तीनों 100% भूत थे और वो बस से किसी को जिंदा नहीं उतरने देते। मैं पहले वो कपुल को उतरवा दिया, फिर मैंने खुद को और तुझे बचाने के लिए ये सब नाटक किया। मैं समझ चुका था कि वो औरत झूठ नहीं बोल रही थी। मेरा मन शांत हुआ। मैंने बेकार में ही बुढ़िया को बहुत भला बुरा कह दिया। अब एकदम जज्बात बदल गए। ये बुढ़िया तो देवमानुष निकली। हम दोनों सीधे पास के पुलिस स्टेशन गए और पूरी घटना के बारे में बताया। पुलिस वालों ने हमें देखा सुना, लेकिन उन्होंने हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि शायद ये कोई मजाक था या अफवाह है। उन्होंने बस आश्वासन दिया कि वे जांच करेंगे और हमें घर जाने को कहा। फिर सुबह होते ही मैं और वो बूढ़ी औरत दिन का पहले बस से घर चले गए। कुछ समय सोने के बाद अगली सुबह मैं खबरों में सुनता हूँ कि बस नंबर 375 अपने आखिरी स्टॉप पर कभी नहीं पहुंची। वो बस और उसके सारे यात्री गायब हो चुके थे। शहर भर में सनसनी फैल गई। पुलिस और प्रशासन ने बस को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन बस का कोई सुराग नहीं मिला। 2 दिन बाद 16 नवंबर को एक अजीब और हैरान कर देने वाली खबर आई। बस को एक दूरस्थ नदी के पास गिरा हुआ पाया गया, जो शहर से 100 किलोमीटर दूर थी। लेकिन बस में ड्राइवर, कंडक्टर और तीनों रहस्यमय यात्रियों की लाश मिली। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन 3 लाशों की हालत इतनी बुरी थी कि वो कई महीनों से मरे हुए लग रहे थे, जबकि ये घटना सिर्फ 2 दिन पहले की थी। ड्राइवर और कंडक्टर के नॉर्मल बॉडी थे। बस के बारे में और भी कई सवाल उठे। सबसे बड़ा सवाल था, बस में इतना डीजल था ही नहीं कि वो 100 किलोमीटर जा सके। सब हैरान है कि बिना किसी ईंधन के वो बस इतनी दूर कैसे पहुंची, और वो 3 अजीब लोग कौन थे जिनकी पहचान आज तक नहीं हो पाई। पुलिस और डॉक्टरों ने मृतदेह को जांच किया। उनमें एक बूंद भी खून नहीं था और उन्होंने गाड़ी के फ्यूल टैंक में डीजल के जगह वहां लाल खून मिले थे। पुलिस वालों को फिर हमारी याद आई, यानी मैं और उस बुढ़िया का। इस बार वो लोग हमारी बातों को गंभीरता से लिए। वो बूढ़ी औरत असल में हीरो निकली। उसके वजह से सारे नॉर्मल यात्री बच पाए। वो ड्राइवर और कंडक्टर को भी बचाना चाहती थी, पर वो उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिए, इसलिए उनकी मौत हुई। ये कहानी चाइना के टीवी प्रोग्राम पर आई। हम सबने कई इंटरव्यू दिए, जिस वजह से ये कहानी आप तक पहुंची। वो बूढ़ी औरत अगर उस दिन मुझसे झगड़ा नहीं करती तो मेरा क्या होता, और वो लोग बिना डीजल के इतना दूर कैसे चले गए। रास्ते में कोई पेट्रोल पंप भी नहीं था, और फ्यूल टैंक में खून कैसे, और वो 3 रहस्यमयी लाश किसके थे। मैं आज भी उन सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूँ। कभी कभी
हमारी दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, और उस रात मैंने मौत को बहुत करीब से देखा था। बहुत बहुत धन्यवाद उस बुजुर्ग महिला का। उसकी सूझबूझ ने सबको बचाया। जितना उनके बस में था उतना किया। इसलिए बड़ों की बातें मानना चाहिए। उनका अनुभव हमसे कहीं अधिक होता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। और एक विशेष सूचना, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अपनी रीच और बढ़ पाए। आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते, दिल टूट जाता है। आपकी एक लाइक और कमेंट हमें और मोटिवेशन देता है कि आपके लिए शानदार डरावनी कहानी और लेकर आने के लिए। इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक किया करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली भूतिया डरावनी कहानियां आप मिस ना करें। अगर आप अपना कहानी हमें देना चाहते हैं तो ईमेल और इंस्टाग्राम पर लिख भेजिए। हो सकता है अगली वीडियो में आपकी कहानी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने डर का सामना करें।